फिल्म की शुरुआत एक वैकल्पिक ब्रह्मांड से होती है जहां हर कोई हमेशा सच बोलता है बिना किसी अपवाद के। लोग वही कहते हैं जो वे सोचते और महसूस करते हैं, जिससे अक्सर पूरी तरह पागलपन भरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, चाहे वह व्यापारी हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी। वाचक मार्क बेलिसन का परिचय कराता है, जिसे एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो दुनिया का पहला झूठ बोलकर सब कुछ बदलने वाला है। पहले दृश्य में मार्क अपनी डेट के लिए अन्ना के घर पहुंचता है। अन्ना बिना झिझक के कहती है कि उसने उसे उस समय डिस्टर्ब किया जब वह हस्तमैथुन कर रही थी। वह शिकायत करती है कि वह जल्दी आ गया और उसे कहती है कि वह इंतजार करे जब तक वह अपनी उंगलियों का खेल खत्म नहीं कर लेती। घबराते हुए मार्क स्वीकार करता है कि वह इसके बारे में हमेशा सोचता रहेगा और उसे चिंता है कि वह केवल सस्ते रेस्तरां का खर्च ही उठा सकता है। वह यह भी बताता है कि उसे जल्द ही नौकरी से निकाला जा सकता है, उसकी कोई बचत नहीं है और वह अपने 40 के दशक के अंत में है, लेकिन दिखाने के लिए उसके पास बहुत कम है। जब अन्ना आखिरकार नीचे आती है तो वह सीधे सपाट कहती है कि उसे मार्क आकर्षक नहीं लगता। ऐसी ईमानदारी का आदी मार्क एक लंबी सांस लेता है और वे अपनी पहली डेट के लिए निकल जाते हैं। रेस्तरां में उनका वेटर भी उतना ही सीधा है। वह टिप्पणी करता है कि अन्ना मार्क की पहुंच से बाहर है और यहाँ तक कि पूछता है कि क्या वह उसकी बेटी है। शर्मिंदा होकर मार्क वेटर को धन्यवाद देता है और उससे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वह अन्ना से उसके बारे में पूछता है। वह गर्व से बताती है कि उसकी एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है और वह जीवन में अच्छा कर रही है। खाने के दौरान अन्ना को उसकी माँ का फोन आता है और वह खुलकर कहती है कि मार्क न तो अच्छा दिखता है न ही ज्यादा कमाता है और वह कभी भी उसे चूमेगी या उसके साथ सोएगी नहीं। अजीब माहौल के बावजूद रात के अंत में मार्क अन्ना को उसके साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद देता है। कहानी अब लेक्चर फिल्म्स नामक एक मूवी स्टूडियो में शिफ्ट होती है जहां एक आदमी नेपोलियन स्टोरी पेश कर रहा है। मार्क वहां पहुंचता है और दर्शकों से एक पटकथा लेखक के रूप में उसका परिचय कराया जाता है। प्रस्तुतकर्ता ईमानदारी से बताता है कि वह कंपनी के सबसे कम सफल कर्मचारियों में से एक है जो नौकरी से निकाले जाने के कगार पर है। मार्क अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसकी सहकर्मी शैली उसके खराब रिकॉर्ड का मजाक उड़ाती है। कुछ ही देर बाद मार्क का बॉस एंथनी उसे ब्लैक प्लेग पर एक नीरस पटकथा लिखने के लिए नौकरी से निकाल देता है। अभी भी काम पर रहते हुए मार्क अन्ना का एक ईमेल पढ़ता है। उसमें अन्ना लिखती है कि उसे मार्क का साथ अच्छा लगा, लेकिन वह उसमें रुचि नहीं रखती क्योंकि उसकी शक्ल, सूरत, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर उसे पसंद नहीं है। ये वे गुण हैं जिन्हें वह अपने साथी में जरूरी मानती है। शैली और तंज कसते हुए कहती है कि ईमेल का सबसे अच्छा हिस्सा मार्क की शक्ल सूरत की आलोचना है। बाहर जाते समय मार्क को शैली और उसके प्रतिद्वंद्वी ब्रैड से और भी ताने सुनने पड़ते हैं जो उसे हमेशा हारने वाला कहता है। बाद में मार्क एक नर्सिंग होम जाता है जिसका नाम है निराश बुजुर्गों के लिए दुखद जगह, ताकि वह अपनी माँ मार्था बेलिसन से मिल सके। वह माँ को नौकरी खोने के बारे में बताता है और अफसोस करता है कि वे असफलताओं की कतार से आते हैं। घर लौटने पर मार्क का मकान मालिक किराए की मांग करता है। मार्क अपनी आर्थिक परेशानियां समझाता है, लेकिन मकान मालिक उसे एक दिन का समय देता है सामान पैक करने, घर छोड़ने के लिए। बेबस होकर मार्क बैंक जाता है ताकि अपना खाता बंद कर सके, सारी जमा राशि निकाल सके। जब सिस्टम अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो कैशियर मार्क से उसका खाता शेष पूछती है। घबराए हुए लेकिन जिज्ञासु मार्क कहते हैं कि उनके खाते में $800 हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके पास केवल $300 हैं। जब सिस्टम फिर से चालू होता है तो कैशियर अंतर देखती है, लेकिन मान लेती है कि यह सिस्टम की गलती है और मार्क को $800 दे देती है। ये $3800। हैरान होकर मार्क को एहसास होता है कि उसने मानव इतिहास का पहला झूठ बोला है। अतिरिक्त पैसे से मार्क अपना किराया चुका देता है और अपनी खोज से उत्साहित होकर अपने कमरे में लौटता है। वह अपने दोस्तों के साथ ये अनुभव साझा करता है, लेकिन वे झूठ बोलने की अवधारणा को समझ नहीं पाते। अपनी नई क्षमता को परखने के लिए मार्क बार बार अपना नाम बदलता है और उसके दोस्त हर बार उस पर विश्वास कर लेते हैं। आकर्षित होकर मार्क उनसे पूछता है कि अगर वे कुछ भी कर सकते तो क्या करते। उसका दोस्त ग्रेग जवाब देता है कि वह किसी लड़की के साथ सोना चाहेगा। प्रेरित होकर मार्क अपनी नई क्षमता को और गहराई से जानने का फैसला करता है। मार्क सड़क पर एक अजनबी महिला के पास जाता है और झूठ बोलता है कि अगर वह तुरंत उसके साथ संबंध नहीं बनाती तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चौंक कर और घबरा कर वह महिला एक उलझन में पड़े मार्क को एक मोटल तक घसीट ले जाती है। कुछ होने से पहले ही मार्क असहज महसूस करता है और नासा को फोन करने का नाटक करता है। अपनी कॉल के बाद वह घोषणा करता है कि नासा ने पुष्टि की है कि दुनिया सुरक्षित है, इसलिए उन्हें एक साथ सोने की जरूरत नहीं है। बाद में मार्क अपने दोस्तों से मिलता है और पूछता है कि अगर उनके पास अनंत संभावनाएं हों तो वे क्या करेंगे, लेकिन लड़की के साथ होने को छोड़कर जब वे कोई विचार नहीं कर पाते तो वे वही सवाल मार्क से पूछते हैं। बिना झिझक मार्क कहता है कि वह दुनिया का सारा पैसा ले लेगा। इसके बाद मार्क और उसका दोस्त ग्रेग ड्राइव पर जाते हैं, जिसमें ग्रेग पूरी तरह नशे में गाड़ी चला रहा होता है।
एक पुलिस अधिकारी उन्हें रोकता है और ग्रेग को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार करने लगता है। हालांकि मार्क शांतिपूर्वक अधिकारी से कहता है कि ग्रेग नशे में नहीं है। अधिकारी उस पर बिना सवाल किए विश्वास कर लेता है, माफी मांगता है और उन्हें जाने देता है। दोनों एक कैसीनो जाते हैं जहां मार्क रूले में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। वह नंबर 28 पर दांव लगाता है, लेकिन पहिया 35 पर रुकता है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए मार्क किसी काल्पनिक चीज की ओर इशारा करता है और सबको देखने के लिए चिल्लाता है। जब भीड़ का ध्यान भटक जाता है, वह अपने चिप्स 35 पर ले जाकर जीत का दावा करता है। डीलर चाल से अनजान उसे उसकी जीत की रकम दे देता है। यही तरीका बार बार अपनाकर मार्क धोखे से खूब पैसा जीतता है और विजयी होकर कैसीनो से बाहर निकलता है। दोस्तों, मेरा एक पागलपन भरा सपना है कि यहाँ पहले 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचूं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरा समर्थन करें। मैं आपके लिए बेहतरीन रिकैप्स और पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए यहाँ हूँ और मुझे पता है कि हम यह साथ में कर सकते हैं। बाद में मार्क अपनी दोस्त फ्रैंक से एक लिफ्ट में मिलता है। फ्रैंक, जो साफ तौर पर परेशान है, ये स्वीकार करता है कि वह अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा है। तेजी से सोचते हुए मार्क झूठ बोलता है और फ्रैंक से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मार्क की बात मानकर फ्रैंक अपने इरादों को टाल देता है और दोनों उस शाम साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। मार्क अपनी नई मिली क्षमता का इस्तेमाल लोगों को खुश करने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करने लगता है। एक रात मार्क अन्ना को कॉल करता है और उसे एक और डेट पर चलने के लिए कहता है। वह जोर देकर कहता है कि वह बदल चुका है और अन्ना से आग्रह करता है कि वह उससे मिलकर खुद देख ले। अनिच्छा से अन्ना उसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। कॉल के बाद मार्क अपना टीवी ऑन करता है और एक लेक्चर फिल्म का हिस्सा देखता है जिसमें ब्रैड की लेखनी की तारीफ की जा रही है। प्रेरित होकर मार्क अपनी डेस्क पर बैठता है और अपनी झूठ बोलने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई कहानी लिखता है। इसे असली दिखाने के लिए वह पन्नों पर चाय गिरा देता है, जिससे वे एक प्राचीन दस्तावेज जैसे दिखने लगते हैं। अगले दिन मार्क अपनी ऐतिहासिक पटकथा लेकर अपने बॉस एंथनी के पास लेक्चर फिल्म स्टूडियोज जाता है। उसे यह लेखन एक प्राचीन संदूक में मिला था। कहानी में एक विशाल अंतरिक्ष यान के बेबीलोन में दुर्घटनाग्रस्त होने से एंथनी की रुचि उठती है। मार्क बताता है कि 14वीं सदी में एलियंस ने पृथ्वी को बचाया था। वह यह भी जोड़ता है कि एलियन राजा ने मानवता की इस घटना की याददाश्त मिटा दी थी और भविष्यवाणी की थी कि सदियों बाद मार्क बेलिसन इस सच्चाई को तब खोजेगा जब उसे अपने भयानक बॉस एंथनी द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसके सहकर्मी शैली और ब्रैड उसका मजाक उड़ाएंगे। स्क्रिप्ट का समापन इस भविष्यवाणी के साथ होता है कि मार्क का मानना है लेक्चर फिल्म्स इस कहानी को एक ब्लॉकबस्टर के रूप में बनाएगी, जिससे वह अमीर और मशहूर हो जाएगा। कर्मचारी इस कहानी पर उत्साहपूर्वक तालियां बजाते हैं और एंथनी उत्साहित होकर मार्क को प्रोडक्शन शुरू करने का आदेश देता है। इसी बीच ब्रैड जलन से तिलमिला उठता है। उस शाम मार्क अन्ना को उनके डेट पर एक उच्च स्तरीय रेस्तरां में ले जाता है। वह उसे स्क्रिप्ट बिकने की बधाई देती और परिवार के बारे में पूछती है। मार्क बताता है कि पिता शराबी हैं और मां नर्सिंग होम में रहती, लेकिन वह अगले दिन उन्हें निकालने और शानदार बंगला खरीदने की योजना है। इसके बाद मार्क अन्ना से पूछता है कि क्या अब जब वह सफल और अमीर हो गया है, वह उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने पर विचार करेगी। हालांकि अन्ना उसकी उपलब्धियों की सराहना करती है, वह उसे फिर से ठुकरा देती है और उसके रूप रंग की ओर इशारा करती है। वह समझाती है कि वह नहीं चाहती कि उसके भविष्य के बच्चों को उसके शारीरिक गुण जैसे मोटापा या चपटी नाक विरासत में मिले। अन्ना द्वारा ठुकराए जाने से निराश होकर मार्क अकेले ही शराब पीता है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी मां मार्था गंभीर हालत में है। वह अस्पताल की ओर दौड़ता है, जहां मार्था अपनी मृत्यु का डर साझा करती है और उसे शाश्वत शून्यता के रूप में वर्णित करती है। दिल टूटने के बावजूद मार्क उन्हें दिलासा देने के लिए झूठ बोलता है कि मृत्यु के बाद वह फिर से जवान, खुश और अपने प्रियजनों के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर होंगी। मार्था उसके शब्दों से आश्वस्त होकर शांतिपूर्वक मुस्कुराती है और दुनिया से विदा हो जाती है। अस्पताल का स्टाफ मार्क के दिलासा देने वाले झूठ को सुन लेता है और उससे मोहित हो जाता है। वे उससे जीवन के बाद के बारे में और अधिक समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन शोक से अभिभूत होकर मार्क अन्ना के साथ अस्पताल छोड़ देता है। अगली सुबह वे एक दूसरे के कंधे पर सोते हुए जागते हैं। वे एक दूसरे को गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, एक शांत और कोमल पल साझा करते हैं। जब मार्क घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर भारी भीड़ जमा है। हैरान होकर वह भीड़ में से रास्ता बनाता है, जबकि लोग उसका नाम पुकारते हैं और उससे पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। टीवी चालू करने पर मार्क अपने घर के बाहर भीड़ की खबर देखता है। अन्ना आती है और पूछती है कि उसने अपनी मां से क्या कहा था। मार्क सब कुछ समझाता है और उसकी हैरानी के लिए अन्ना बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास कर लेती है। वह उसे बाहर मौजूद लोगों के साथ और अधिक साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
संकोच करते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ मार्क भीड़ के लिए एक संदेश लिखता है। बाहर जाकर मार्क अपना संदेश जोर से पढ़ता है। वह आसमान में रहने वाले एक ऐसे आदमी के विचार को पेश करता है जो सब कुछ जानता है। वह समझाता है कि यह आदमी मरने वालों को महल, अनंत आइसक्रीम और परलोक में अपने प्रियजनों से मिलने का मौका देता है। हालांकि मार्क चेतावनी देता है कि जो कोई भी अपने जीवन में 3 बुरे काम करेगा उसे इसके बजाय एक भयानक जगह भेज दिया जाएगा। भीड़ में से कुछ लोग अपनी बदकिस्मती के लिए आसमान वाले आदमी को कोसते हैं, लेकिन मार्क उन्हें आश्वस्त करता है कि उनकी जिंदगी में जो भी अच्छा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे ये कैसे पता है, तो मार्क फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि वह आदमी यह कहते हुए कि आसमान में रहने वाले आदमी ने उससे सीधे बात की थी। अगले कुछ दिनों में मीडिया में सुर्खियां छा जाती हैं, जैसे नासा आसमान के आदमी की तलाश में, लोगों के परलोक के महलों के सपने देखने से उत्पादकता में गिरावट और आसमान का आदमी आपदाओं और चमत्कारों के लिए जिम्मेदार। इसी बीच मार्क अपने बॉस एंथनी को ब्लैक प्लेग पर आधारित एक नई फिल्म प्रस्तुत करता है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हो जाती है, जिससे मार्क रातों रात अमीर और मशहूर शख्स बन जाता है। एक दिन पार्क में बैठते हुए मार्क अन्ना से कहता है कि वह अब तक मिली सबसे प्यारी इंसान है। अन्ना मानती है कि उसे उसकी संगत पसंद है, और जब वे एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं, वह अचानक पीछे हट जाती है। वह अपने भविष्य के बच्चों की कल्पना करती है और अचानक कह देती है कि वह मोटे और चपटी नाक वाले बच्चों की कल्पना से आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि वह कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह अपनी जेनेटिक्स को लेकर चिंता से उबर नहीं पा रही है। बाद में अन्ना मार्क के मेंशन में उसे जन्मदिन का कार्ड देने आती है। वह उसे बताती है कि वह ब्रैड के साथ डेट पर जा रही है और उसके साथ सोने का इरादा रखती है, जिससे मार्क घबरा जाता है। वह अन्ना शादी से पहले संबंध न बनाने के लिए मना लेता है। जब मार्क जन्मदिन का कार्ड खोलता है तो उसे अन्ना से एक कूपन मिलता है जिसमें 7 बिस्तर साझा करने की बात है। अन्ना मजाकिया अंदाज में शिकायत करती है कि चूंकि वे शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए वह नियम नहीं तोड़ेगी। मार्क झिझकते हुए मजाक करता है कि कूपन बर्बाद करना अफसोस की बात है। ब्रैड अन्ना को डिनर के लिए लेने आता है। डेट के दौरान ब्रैड अपनी कामयाबी का घमंड करता है और मार्क की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है। उसी रात बाद में जब अन्ना मार्क का टीवी इंटरव्यू देख रही होती है, उसकी माँ चैनल बदल देती है और मार्क को यह कहकर खारिज कर देती है कि वह कभी काबिल नहीं हो सकता, चाहे वह आसमान वाले आदमी से बात भी कर ले। अन्ना बहस करती है कि मार्क उसे खास महसूस कराता है, लेकिन उसकी माँ जोर देती है कि मार्क हमेशा एक हारा हुआ ही रहेगा और उसके साथ कोई भी बच्चा भी वैसा ही होगा। वह अन्ना पर दबाव डालती है कि वह ब्रैड के साथ रहे। कई हफ्ते बीत जाते हैं और अन्ना मार्क से मिलने जाती है। उसे बिखरे बालों और दाढ़ी के साथ अस्त व्यस्त पाती है। वह उसे ब्रैड के साथ अपनी शादी का निमंत्रण देती है और उससे शादी में आने के लिए कहती है। मार्क उससे विनती करता है कि वह ब्रैड से शादी न करे, लेकिन अन्ना समझाती है कि उसे लगता है कि उसे अपने सपनों के बच्चों के लिए एक आनुवंशिक रूप से परफेक्ट साथी चुनना ही होगा। शादी के दिन मार्क की नींद खुलती है तो वह देखता है कि ग्रेग सूट पहने हुए शेवर लिए खड़ा है। प्रोत्साहित होकर मार्क अपनी दाढ़ी शेव करता है और समारोह में जाता है। शादी में पादरी पूछता है, कोई अन्ना के लिए बेहतर आनुवंशिक मेल दे सकता? कमरे में सन्नाटा, जब तक मार्क खड़ा होता और कहता है अन्ना उसके साथ अधिक खुश है। ब्रैड उसे चुनौती देता है, पूछता है अगर अन्ना मार्क के साथ खुश है तो वेदी पर उसके साथ क्यों खड़ी है? ब्रैड मार्क को चुनौती देता है कि वह आसमान में आदमी से पूछे कि अन्ना के लिए क्या सबसे अच्छा है। संकोच करते हुए मार्क आखिरकार स्वीकार करता है कि कोई भगवान नहीं है। वह कबूल करता है कि उसने यह सब माम को दिलासा देने के लिए बनाया था। अन्ना पूछती है कि मार्क ने उसे शादी के लिए मनाने के लिए झूठ क्यों नहीं बोला। मार्क जवाब देता है कि अगर वह असली न हो तो झूठ का कोई मतलब नहीं होता। भावुक होकर अन्ना अपनी भावनाओं की सच्चाई को महसूस करती है और घोषणा करती है कि वह छोटे छोटे मोटे बच्चों को चाहती है जिनकी नाक छपटी हो। यह सुनकर मार्क मुस्कुरा देता है। अंतिम दृश्य में मार्क और अन्ना को उनके छोटे बेटे के साथ नाश्ता करते हुए दिखाया गया है, जो प्यारा सा मोटा और चपटी नाक वाला है। अन्ना विजिबली गर्भवती है और उनका दूसरा बच्चा आने वाला है, जिससे उनका खुशहाल परिवार पूरा हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें।